हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, न्यूज़पेपर थ्रू प्रीमिक्स के अंदर आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जहां पे हम करंट अफेयर जो इम्पॉर्टेंट है उसके साथ साथ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। तो बहुत से टॉपिक हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी कैटेगराइज किए हुए हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना है दोस्तों, हमारा प्रीलिम करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ इसका कोर्स अवेलेबल है। बहुत से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आपने भी अगर ज्वाइन करना है तो आपका वेलकम है दोस्तों। इसके अलावा अगर जीएस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ये भी अवेलेबल है यहाँ पे। इसके अलावा अगर जीएस क्रैश कोर्स किसी ने ज्वाइन करना है वो अवेलेबल है। एंड करंट अफेयर अगर लगता है बाकी सब कुछ कर लिया है, करंट अफेयर को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, तो ये भी हमारा अलग से कोर्स अवेलेबल है। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें जब द हिंदू न्यूज़पेपर को, तो एक उसमें न्यूज़ है ओबीसी कोटा एंड नीट। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई अपडेशन तो कुछ है नहीं। तो ओबीसी के बारे में जब हम डिटेल में आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, आने वाले लेक्चर के अंदर इसको कवर करेंगे और एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर स्पेशली करेंगे, जिससे हम कंप्रिहेंसिव इस टॉपिक कवर कर लें। तो एक अगर और यहाँ पे हमें टॉपिक मिलता है ओबीसी से रिलेटेड, तो दोनों को इकट्ठा कवर कर देंगे। ठीक है जी। तो इसके अलावा यहाँ पे वैक्सीन प्रिवेंटिंग मैनी डेथ्स, ठीक है जी, ये बोला जा रहा है कि भाई वैक्सीन लगी है उसकी वजह से काफ़ी डेथ का कंट्रोल आया है। लेकिन ये भी न्यूज़ को आप छोड़ सकते हो। अब छोड़ना क्यों है इस न्यूज़ को? क्योंकि भाई बहुत सी जो न्यूज़ आती हैं हमारे, है ना, तो वो न्यूज़ कुछ अपडेशन ही होती हैं। अब जब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होगा, उस टाइम के ऊपर क्या सिचुएशन रहती है, वही हमने डेटा याद रखना है लास्ट के अंदर। तो इसके हमने ध्यान रखना है कि ऐसी न्यूज़ को आप छोड़ भी दोगे तो आपका टाइम भी बचता है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है जब भी कोई न्यूज़ पढ़ते हो। चलिए जी, आगे चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, रिसेंटली अ चाइनीज सैटेलाइट हैड अ नियर कोलिजन विद वन ऑफ द मैनी चंक्स ऑफ स्पेस डेब्रिस लेफ्ट by fallout of recent Russian anti-satellite missile test. Which among the following can be considered as space debris? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक को टच करता है, ऑल दो न्यूज़ के अंदर तो एक लाइन ही है। ठीक है जी। तो बेसिक को टच करता है, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास स्पेस डेब्रिस की फुल नॉलेज है तभी आप इसको कवर कर सकते हो। तो स्पेस डेब्रिस किसको कंसिडर कर सकते हैं? सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट दैट हैव फेल्ड, ह्यूमन वेस्ट, पीलिंग पेंट, सॉलिड प्रोपिलेंट, स्लैग। तो 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो सभी को कंसिडर कर सकते हैं। अब ये न्यूज़ में था द हिंदू में आज में। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चाइनीज सैटेलाइट नियर कोलिजन किससे? रशिया ने दोस्तों एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया था। मतलब ये होता है जैसे हमारा मिशन शक्ति था इंडिया का, मतलब सैटेलाइट आपका ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, आप यहाँ से मिसाइल से टारगेट करते हो और उसको डिस्ट्रॉय करते हो। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पुरानी है। मतलब ऐसा नहीं, इंडिया ने अभी रिसेंटली जो मिशन शक्ति आपने न्यूज़ में सुना होगा उसके अंदर ये काम किया था। ठीक है, सैटेलाइट को टारगेट किया था। लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे यूएस, रशिया, चाइना और उसके बाद इंडिया ने, ठीक है, ये 4 कंट्री मेजर हैं जिन्होंने एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी टेस्ट किए हुए। इंडिया ने तो अभी रिसेंटली एक ही किया था। अब इससे होता क्या है, मान लीजिए सपोज करो ये चाइना का सैटेलाइट है, इंडिया ने यहाँ पे एंटी सैटेलाइट मिसाइल के थ्रू उसको हिट कर दिया, तो चाइना की कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी, है ना, जो भी उस सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे स्पेस वॉर की बात हो रही है। तो लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये टेक्नोलॉजी अब जैसे मान लीजिए इंडिया ने हिट किया, भाई दुनिया को पता चल जाएगा, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है और आउटडेटेड है एक हिसाब से। क्यों? क्योंकि भाई चाइना ने उसके बाद लेज़र सिस्टम, ठीक है, कि यहाँ से हम लेजर से एनर्जी इसको डालेंगे और सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसकी फंक्शनिंग को, इसका पता नहीं चलता। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि को ऑर्बिटल मेथड, मतलब मान लीजिए ये एक ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट घूम रहा है, दूसरा सैटेलाइट आएगा और इस ऑर्बिट के अंदर एंटर कर जाएगा। इस सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे रोबोटिक आर्म्स निकलेंगी और इस जो सैटेलाइट को डिफंक्ट कर देंगी। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए रशिया का सैटेलाइट है और चाइना का सैटेलाइट यहाँ पे आता है और उसमें से रोबोटिक आर्म निकाल के रशिया के सैटेलाइट को डिफंक्ट कर देता है। इसका भी इन्फॉर्मेशन लोगों को, दुनिया को पता नहीं चलेगी। सो यहाँ पे इसके अलावा अगर आप देखोगे साइबर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, है ना, हैकिंग वगैरह आ गई। तो ये 2-3 टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है ये चाइना डेवलप कर रहा है, इसके ऊपर काम कर रहा है। तो इसके हिसाब से भाई जो एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है ये तो आउटडेटेड होगी। दूसरा, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या है दोस्तों, जब हिट करते हैं तो ये छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे स्पेस डेब्रिस बनती है। अब ये स्पेस डेब्रिस जो है ये बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर, बुलेट की स्पीड के ऊपर चलती है। मान लीजिए अगर किसी सैटेलाइट को ये टच करती हैं, उसके अंदर होल कर देंगे और सैटेलाइट डिफंक्ट करने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसी तरह अगर आप देखोगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके जो साइडों के ऊपर एक अलग से लेयर लगाई हुई है। वो लेयर इसलिए लगवाई है ताकि भाई कोई डेब्रिस है वो इसको हिट करे तो नुकसान ना कर पाए।
खैर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपने प्री में काम नहीं आएंगी, मेंस के अंदर काम आएंगी। जैसे ओल्ड सैटेलाइट है चाइना, जो रशिया ने पहले छोड़ा था मिसाइल जो टेस्ट की थी, उसी की डेब्रीज हैं जो चाइना बोल रहा है कि वहाँ पे नियर कोलिजन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें, रशिया ने इसको तो डिसमिस किया ही किया है। इसके अलावा पहले चाइना का, ठीक है, साइंस सैटेलाइट था जो पीस डेब्रीज क्रिएट की थी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। इससे पहले कोलिजन देखने को मिला था, ठीक है, क्लोज एनकाउंटर था किस में, चाइनीज स्पेस सैटेलाइट और जो एलन मस्क ने स्पेस एक्स ने सैटेलाइट छोड़ा था। तो एग्जाम्पल्स हैं, ये आप मेंस के अंदर कोड कर सकते हो। मेंस के अंदर अगर आपको स्पेस डेब्रिस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि स्पेस डेब्रिस जो है एक न्यू कंसर्न है ना। अगर मान लीजिए यूपीएससी क्या करती है कि जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट, अगर हमने 1-2 दिन पहले ये टॉपिक किया था, इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट वो प्रोवाइड करना चाहती हैं सारी कंट्रीज़, है ना, बहुत सी कंट्रीज़ हैं, स्पेस एक्स भी इसके अंदर काम कर रहा है, इंडिया भी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आपने बहुत से सैटेलाइट छोड़ दिए, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि लो अर्थ ऑर्बिट का बेनिफिट क्या है। तो जितने ज़्यादा सैटेलाइट होंगे उतनी डेब्रिज क्रिएट करने के भी चांसेस रहते हैं, और वो डेब्रिज जो है वो कंसर्न है जो फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर। खैर यहाँ पे इसके अलावा ये जो स्पेस डेब्रिज है, ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम 2 मिनट या फ्यू मिनट, जिसका अभी नाम है फ्यू मिनट सीरीज़, जो कल टॉपिक टुमारो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक आएगा साइंस एंड टेक के अंदर स्पेस डेब्रिज के ऊपर, उसके अंदर मैंने सारा इसको कवर कर दिया है। तो वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का ये क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, वो सारा यहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली हवाना सिंड्रोम सीन इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ब्रेन डैमेज आफ्टर हियरिंग अ हाई पिच्ड साउंड्स, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक फंगस डिजीज, इट इज़ अ स्किन कैंसर सीन एज आफ्टर इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट, ऑटोइम्यूनिटी डिजीज ड्यू टू ऑर्गन रिजेक्शन। तो इनमें से कौन सा है? हवाना सिंड्रोम इससे किससे रिलेटेड है? सीधा सा क्वेश्चन है। हवाना सिंड्रोम हमने 2 बार पहले किया है, आज तीसरी बार करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना आंसर है 1। ठीक है जी, चलिए, ये न्यूज़ में था हवाना सिंड्रोम नॉट अ फॉरेन कैंपेन। ठीक है जी, यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों हुआ क्या, जो यूएस ऑफिशियल से, ठीक है, वो जो क्यूबा के अंदर गए और वहाँ पे उनको एक अलग से साउंड सुनाई देती है, जिसकी वजह से उनका जो हेडेक वगैरह काफ़ी होने लगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपने साउंड बॉम्ब या सोनिक बॉम्ब वगैरह यूज़ किए हैं, यूएस ने ये इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, ताकि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या पर्सनल्स हैं उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट हो सके, वो सिक हो सके। ठीक है जी, तो ये तो बोला गया उन्होंने, इसी वजह से उसका नाम रख दिया गया हवाना सिंड्रोम दोस्तों। ठीक है जी, अब बात करते हैं दोस्तों आगे। अब उसके बाद बहुत सी न्यूज़ चली, तो अब यहाँ पे जो यूएस डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बोला कि ये फॉरेन कैंपेन नहीं है, ठीक है, हमारे खिलाफ के ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे तो और वो दूसरी कंट्री जो है वो सोनिक बॉम्ब वगैरह यूज़ करे ताकि हमारे ऑफिशियल को, क्योंकि देखो बाकी अटैक वगैरह तो हम देखते रहते हैं न्यूज़ के अंदर, ये एक नया अटैक है, अब ये इसकी साइंस समझनी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बहुत से सिंड्रोम आते रहते हैं, स्वेयर हेडेक है, नोजिया है, फटीग है, डिजीनेस, स्लीप प्रॉब्लम वगैरह, हीयरिंग लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे बात होती है फिर माइक्रोवेव वेपन की। माइक्रोवेव के अंदर क्या करते हैं हम हाई एनर्जी, जैसे मान लीजिए लेज़र का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरी लेज़र क्या है, एक सिंगल वेवलेंथ है जो कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, एक ही जगह के ऊपर इम्पैक्ट करती है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, इसकी बॉडी के अंदर जो स्किन है, स्किन को ये क्या करेगी, वेव पेनिट्रेट करेगी, स्किन के अंदर जाएगी। ठीक है जी, अब जैसे ये अंदर जाती है, ये क्या करती है, जो हमारी स्किन के अंदर वाटर है उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देती है। ठीक है जी, अब जैसे वाटर बहुत ज़्यादा हीट होगा तो उससे हमारी जो स्किन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये एक ऐसा हथियार है जो फ्यूचर के अंदर हो सकता है बॉर्डर एरिया के अंदर दूसरी कंट्री यूज़ कर दे, मान लीजिए चाइना इंडिया के खिलाफ इसको यूज़ कर सकता है। तो ये माइक्रोवेव वेपन का आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा और कौन सी कंट्री, जैसे चाइना है, वहाँ पे भी पॉली WB1 ऐसा इसके बारे में बात हो रही है। हालांकि कंट्रीज़ खुल के सामने नहीं आती। यूएस का एक्टिव डिनाइल सिस्टम जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, इंडिया का भी DRDO इसके अंदर काम कर रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, कैसे ये होता है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बॉडी का जो स्किन का टेम्परेचर हाई किया जाता है वाटर को गर्म करके स्किन के अंदर। ठीक है जी, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। फर्स्ट है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहैब एक्ट 2013।
सेकंड है एज पर प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड द रिहैब एक्ट 2013 द NCSK हैज़ बीन असाइंड टू वर्क टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे देखते हो कि सफाई कर्मचारी, यहाँ पे इसको बोला जा रहा है स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है जो 2013 एक्ट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि जो 2013 एक्ट है उसके अंदर ये बोला गया कि NCSK जो है वो इस एक्ट को की इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो यहाँ तो अब मान लीजिए किसी नहीं पढ़ा, वो बोलेगा अगर इसके अंदर स्टेटस दिया है तो इसके अंदर ही ये प्रोविज़न होगी, है ना, या तो दोनों सही है या दोनों गलत है, ऐसा मन में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत है और एक सही है। ठीक है जी, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है अगर आप देखोगे PIB के अंदर यहाँ पे न्यूज़ में था, क्योंकि ये 19 जन को न्यूज़ में आया था, उसके अलावा अभी भी न्यूज़ में चल रहा है, बाकी न्यूज़पेपर में अभी भी आया है, आज के न्यूज़पेपर में भी एक में आया हुआ है। तो ये आपने तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अभी यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी एक्सटेंशन अप्रूव की है, जो टेन्योर है 3 साल के लिए। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सा एक्ट है, NCSK एक्ट 1993। तो यहाँ पे एक्ट का ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी, अब ये सेटअप किया गया, उसके बाद उस टाइम पे जो अप टू 1997 था, बाद में 2002 तक एक्सटेंड किया गया, फिर 2004 तक। अब 2004 के बाद एक्सटेंड नहीं किया गया तो ये जो एक्ट था वो सीज हो गया। ठीक है, अब एक्ट सीज हो गया जिसके अंदर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला गया था, तो इसने काम कैसे किया, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ही काम किया, है ना, क्योंकि एक्ट ही नहीं रहा था वो। तो उसके बाद अभी रिसेंटली इसको फिर एक्सटेंशन दी गई है मार्च 2022 तक। ठीक है जी, अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक दूसरा एक्ट है जो 2013 वाला, इसके अंदर बोला गया कि NCSK जो है वो इंप्लीमेंट करेगा एक्ट को। यही इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट है, अगर UPSC इसको डिफिकल्ट बनाना चाहे कि मतलब इसकी स्टैट्यूटरी स्टेटस अलग एक्ट के अंदर है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक्ट की करता है वो 2013 वाला, ये आपने ध्यान रखना है। अब 2013 एक्ट वाला क्या बोलता है, जैसे बहुत सी मैनुअल स्क्वेंजर दोस्तों होते हैं, उससे क्या होता है, बहुत सी डिजीज़ आ जाती है ना, उनकी बॉडी को इम्पैक्ट होता है। और अगर हम दूसरी बात करें कि भाई ज़्यादातर जो मैनुअल स्क्वेंजिंग कौन करता है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। उसको रोकने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इसके अंदर बोला कि हजार्डस क्लीनिंग, सीवर वगैरह को, कोई सेप्टिक टैंक को क्लीनिंग करने, वो इनको डायरेक्टली मैनुअल स्क्वेंजिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, रीहैब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उनको रीहैब करना है। इसके अलावा अभी रिसेंटली बिल आया 2020 वाला, यहाँ पे क्या बोला कि जो सीवेज क्लीनिंग है वो पहले मैनुअल की बात होती है, यहाँ पे बोला गया कि मैंडेटरी करो भाई उनको, वो जो कम्प्लीटली मैकेनाइज हो, मशीन से ही हम क्लीनिंग करेंगे। इसके अलावा जो लॉ को थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट, इम्प्रिजनमेंट जैसे पहले 5 साल थी अब इसको बढ़ा दिया। ठीक है, एंड देन डायरेक्टली जो पैसा जाएगा वो सैनिटेशन वर्कर के पास जाएगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी मशीनरी वगैरह को परचेज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Second, it aims to give financial support to specific project schemes for generating electricity and energy through new and renewable resources. Third, it is registered as non-bank financial company with RBI. ये क्वेश्चन दोस्तों, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जैसी न्यूज़ आएगी वैसे हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बना दिया गया, हमने बनाया है। अब इस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट क्यों बनाया है, डिफ़िकल्ट किसके लिए, जिसने IREDA को ऑफिशियल साइट से नहीं पढ़ा। अगर आप इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये मैंने वहीं से उठाई है डायरेक्टली। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी जब आप बॉडी प्रिपेयर कर रहे हो, एटलीस्ट उसकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहाँ पे अबाउट अस लिखा होता है दोस्तों। अबाउट अस को आपने क्लिक करना है, उसके अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन रहती है कि वो कैसे फॉर्म हुई, क्या क्या है उसके अंदर, वो हमने उठानी है। बस इतना हमने काम करना है। उससे आप देखोगे कि आपकी बॉडीज़ आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली और UPSC भी वहीं से पूछती है। और बहुत सी एग्जांपल ऐसी UPSC डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट वहाँ से मिलेंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, तो यहाँ पे एक ही इनकरेक्ट करनी है, अपना आंसर निकल जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते टाइम्स ऑफ इंडिया, और बाकी न्यूज़पेपर के अंदर भी है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की यहाँ पे मैंने कटिंग लगाई हुई है। कैबिनेट ने अप्रूव किया रिसेंटली इक्विटी इन्फ्यूजन 1500 करोड़ का। इससे इस पैसे का IREDA क्या करेगा। IREDA का काम क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना। जितना ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेगा उतना अपना CO2 डिक्रीज होगा।
कैसे डिक्रीज़ होगा भाई, कोल प्लांट है, वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, कोल प्लांट की जगह आपने क्या किया, आपने सोलर प्लांट वगैरह सेटअप कर दिया, अब ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी को आपने उतना बंद कर दिया, जितना ये इंक्रीज़ होगा उतना यहाँ पे CO2 वगैरह एमिशन कम हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों काम है, जितना CO2 एमिशन कम होगा, पेरिस के अंदर जो हमने बोला था कि भाई हम इसको कम करेंगे, हमने टारगेट दिया था, ठीक है जी, NDC के अंदर, वो सारा हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये तो चलो इसका पर्पज़ पता लग गया। अब स्टार्टिंग के अंदर देख लेते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है मिनी रत्ना कंपनी, ठीक है जी, एस्टेब्लिश किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, न्यू एंड रीन्यूएबल के अंदर है। दूसरी बात, ये सेटअप हुई थी पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, कौन से के अंदर, कंपनीज एक्ट 1956। दूसरी बात, थर्ड है, ये रजिस्टर्ड है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी किस विद RBI। ये स्टेटमेंट आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर ही दी हुई है, तो यहाँ पे हमें और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इनफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा इस इन्फॉर्मेशन से डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों यहाँ पे आप इसको एक बार पढ़ना है, ज़्यादा रटना नहीं है, क्योंकि ये हम वैसे ही क्वेश्चन के अंदर पता चल जाता है कि IREDA है, ठीक है, अब रीन्यूएबल एनर्जी आ रहा है इसके नाम के अंदर, तो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस एक बार देखना है, दैट्स इट। लेकिन हाँ, ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू जस्टिस क्लॉक रिसेंटली सीन इन न्यूज़। इट वाज रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट exhibit vital statistics of justice delivery system to maximize outreach and visibility of the work done by judiciary. One only, two only, both one and two, none of the above. तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा दोस्तों, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमने करना क्या, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल आया था एक्सप्लेन्ड, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, कोई भी क्वेश्चन जब आता है आपको क्या ध्यान रखना है, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जिसकी वजह से हमारा न्यूज़पेपर एक बच्चे का दूसरे बच्चे से पढ़ने का न्यूज़पेपर कैसे अलग होता है। वो इस तरह अलग होता है दोस्तों कि भाई एक बच्चा तो पूरा न्यूज़पेपर लाइन टू लाइन पढ़ता है, दूसरा वही पढ़ता है जो उसको चाहिए, उसके अलावा वो किसी और इन्फॉर्मेशन के अंदर घुसता नहीं है। उसको ये भी पता होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट, और वो स्किप बड़ी जल्दी करता है, और आप देखोगे धीरे धीरे आपका आधे घंटे के अंदर ही न्यूज़पेपर ख़त्म होने लगता है। ठीक है, यही हमने ध्यान में रखना है। पहली बात है, जस्टिस क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको इनॉग्रेट किया गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, पहली बात, ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट, तो यहाँ पे ही अपना आंसर निकल जाता है। यही हमने ध्यान में रखनी है बात। दूसरा कि जस्टिस क्लॉक क्या है, क्या कोई टाइम बताता है या कुछ है, नहीं, ये बताता है हमें केसेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, बहुत से केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, उसके अंदर डिलीवरी सिस्टम क्या है, कितने केसेस पेंडिंग है, कितना वो लिस्टेड केसेस है, ऐसे अगर आप ये पिक्चर देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये पिक्चर दी हुई है। अब ये डेटा उठाता है कहाँ से, डेटा उठाता है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ठीक है, जहाँ पे आपको देखोगे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर तालुका लेवल वगैरह, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन केसेस की रहती है। ऐसा ही एक वेबसाइट है गुजरात हाई कोर्ट की, वो है वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, इसके अंदर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। यहाँ पे केस क्लियरेंस रेट कितना है, वो सारा यहाँ पे, करंट डेट का लास्ट डेट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। तो अगर मैं ये देखूं कि मान लीजिए सपोज करो ये ऑल इंडिया लेवल के ऊपर होता, तो फिर तो इसको डिटेल में पढ़ना था। अब नहीं है, तो आपको क्या याद रखना है, गुजरात के अंदर है और यहाँ पे केसेस के बारे में बात होती है। इसके अलावा यहाँ पे इसके दो वर्ड के अलावा कुछ भी नहीं हमने पढ़ना दोस्तों। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, और ये आप धीरे धीरे सीखते जाओगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब ये दो वर्ड के हिसाब से ही अगर आप यहाँ पे देखोगे, दो वर्ड याद किए मैंने गुजरात, तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर दिया, सेकंड तो उसके अंदर बताया है, सिंपल स्टेटमेंट है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया, हमारा आंसर निकल गया। तो यही चीज़ें हैं हमने सीखनी है दोस्तों, और यहीं पे हमारी बात ख़त्म होती है आज की। बहुत से टॉपिक हैं जो मैं चाहता हूं कि डिटेल में कवर करूं, तो आने वाले लेक्चर के अंदर वो उनको धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, और आप देखोगे एग्ज़ाम से पहले आपकी बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।